हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट एपिसोड ऑफ द इंडिगो चैप्टर ऑफ फ्लेमिंगो बुक। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें सो दैट आप पूरी स्टोरी को ठीक तरीके से समझ पाएंगे। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, महात्मा गांधी किस तरह महज हफ्ता 10 दिन सोच के आते हैं और इस चंपारण की लड़ाई में उन्हें काफी टाइम लग जाता है और किस तरह से अपने जीवन का लगभग 1 वर्ष वो चंपारण में बिताते हैं। तो ये सब हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। ओके, सो अब हम आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जो ऑफिशियल इंक्वायरी हुई उन लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, उन इंग्लिशमैन के खिलाफ, तो उसमें एक क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस यानी कि बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं उन लैंडलॉर्ड्स और इंग्लिशमैन के खिलाफ। अब क्योंकि जो एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं वो बहुत फर्म होते हैं, बहुत सॉलिड होते हैं, एंड दोज एविडेंस कांट बी डिनाइड। Hence, all the landlords and Englishmen agrees to pay back those poor peasants. फिर ये लैंडलॉर्ड्स और इंग्लिशमैन महात्मा गांधी से पूछते हैं कि उन्हें कितना अमाउंट वापस करना है। इस पे महात्मा गांधी जी कहते हैं कि उन्हें सिर्फ आधा अमाउंट ही वापस करना है, एंड यानी कि 50% अमाउंट वापस करना है। एंड दिस टाइम ही वाज लुकिंग सो फर्म इन हिज डिसीजन। लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो महात्मा गांधी जी के सामने एक और प्रस्ताव रखते हैं कि वो सिर्फ 25% ऑफ द अमाउंट ही वापस दे पाएंगे। इवन आफ्टर नोइंग कि गांधी जी वॉज लुकिंग फर्म इन हिज डिसीजन, वो 50% लेके ही रहेंगे। फिर भी वो गांधी जी के सामने वो 25% वाला प्रपोजल रखते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग होता है। महात्मा गांधी जी 25% के लिए इमीडिएटली हाँ कर देते हैं और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर उन गरीब किसानों को, लॉयर्स को समझाते हैं कि अमाउंट ऑफ मनी वाज नॉट इम्पोर्टेंट, बट द थिंग विच एक्चुअली मैटर इज लैंडलॉर्ड have to surrender some part of money which is also part of their prestige। ये इंसिडेंट हमें ये दर्शाता है कि हमारे अंदर अब इन अंग्रेजों के खिलाफ, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ लड़ने की शक्ति आ गई है। हमारे अंदर उनसे लड़ाई करने की हिम्मत आ गई है। वी हैव गॉट इवन मोर करेजियस नाउ। इस इंसिडेंट के बाद जो प्लांटर्स होते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो चंपारण की लड़ाई को हार जाते हैं और फिर वो उस इलाके को ही छोड़कर चले जाते हैं और वहाँ की जो ज़मीन होती है वो उन गरीब पीजेंट्स की हो जाती है और उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। और इस तरह चंपारण में शेयर क्रॉपिंग का जो खेल चल रहा था वो ख़त्म हो जाता है। और गांधी जी का जो काम करने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। वो बड़े बड़े पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल फैसले नहीं लेते, बल्कि कल्चरल और सोशल लेवल पे काम करना उन्हें ज़्यादा वो पसंद करते हैं। क्योंकि वो चंपारण में लगभग 1 वर्ष रहे थे, उन्होंने वहाँ पर सोशल बैकवर्डनेस देखा था एंड ही फेल्ट लाइक वी नीड टू डू समथिंग फॉर द पीपल ऑफ चंपारण। उन्होंने अपने जान पहचान वालों को चिट्ठी लिखा, उनसे अपील किया कि उन्हें कुछ शिक्षक चाहिए। एंड देयर वर 2 यंग मैन, एक का नाम था महादेव देसाई और दूसरा नरहरि पारेख, जो महात्मा गांधी से अभी अभी रिसेंटली ही जुड़े थे। उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ इस अभियान से जुड़ गए, मतलब शिक्षक बन के आए। इसके अलावा कई और लोग, बड़े बड़े लोग अलग अलग जगहों से, जैसे बॉम्बे, पूना और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया से वॉलंटियर करने के लिए चंपारण आए। इनमें से एक देवदास थे जो कि गांधी जी के सबसे छोटे बेटे थे। महात्मा गांधी जी की पत्नी भी आई थी जिनका नाम कस्तूरबा बाई था। सबने मिलके गांव में करीब 6 स्कूल खोला और जो महात्मा गांधी जी की पत्नी थी वहाँ पे लोगों को आश्रम के रूल, पर्सनल क्लीननेस और कम्युनिटी सैनिटेशन, वो ये जो आश्रम के रूल थे, पर्सनली हाइजीन होता है, वो कम्युनिटी को अपने आसपास किस तरीके से साफ सफाई रखनी है, ये सब सिखाया करती थी। वहाँ की हेल्थ कंडीशन बहुत बदतर थी। महात्मा गांधी जी ने कुछ डॉक्टर बुलवाए जो कि वॉलंटियर थे, यानी कि बिना फी के काम करने के लिए आए थे। और वहाँ पर 3 तरह की दवाई हुआ करती थी, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट। जिन लोगों को जीभ साफ सुथरे नहीं होते थे उनको कैस्टर ऑयल दिया जाता था।
जिनको मलेरिया फीवर था उन्हें क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था, और जिन लोगों को स्किन से जुड़ी समस्या थी उन्हें सल्फर ऑइंटमेंट के साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता था। फिर एक बात और जो गांधी जी ने नोटिस किया वहाँ पे जब वो चंपारण में रह रहे थे, कि विमेन्स क्लॉथ वेर सो फिल्दी, यानी कि वहाँ की जो औरतें थी वो बहुत ही मतलब कि गंदे कपड़े पहनती थी। फिर गांधी जी ने अपनी पत्नी को बुलाया, कस्तूरबा बाई को बुलाया, और कहा कि उन औरतों से जाके बात करें, उनसे मिले और उन्हें समझाने की कोशिश करें कि वो साफ सुथरे वस्त्र पहने, नहीं तो बीमारी हो सकती है, बीमारी फैल सकती है। फिर जब कस्तूरबा बाई उन औरतों के पास गई और वहां जाके उन्होंने उनसे बात किया, तो देन वन ऑफ द लेडीज टेक हर इनटू द हट एंड शो हर दैट देयर इज नो बॉक्स, नो कबर्ड, नो अलमीरा, एंड there is nothing in their hut to keep their clothes, and even they had just one set of साड़ी जो उन्होंने अभी पहना हुआ था। तो मतलब कि जो चंपारण की औरतें थी वो बहुत ज्यादा गरीब थी, उनके पास कपड़े थे ही नहीं। जब कपड़े एक ही सेट कपड़ा होगा तो कैसे किस तरीके से वो साफ सुथरे कपड़े पहन सकती हैं। जब ये सब कुछ चंपारण में चल रहा था तो गांधी जी आश्रम का परिचालन सिर्फ चिट्ठियां लिख करके ही करते थे। वहाँ की फाइनेंशियल अकाउंट की समरी लेना और भी कई सारी जो इंस्ट्रक्शन देने होते थे वो चिट्ठियों के माध्यम से ही वो सारा परिचालन करते थे। फिर एक बार उन्होंने आश्रम में रह रहे लोगों को एक इंस्ट्रक्शन भेजा जो कि आश्रम में भेजा, और उन्होंने बताया कि आश्रम की जो लेटरिंग है और जो उसकी टंकी है उसे उस जमाने में ट्रेंच कहा जाता था। उन्होंने बताया कि लेटरिंग की वो जो ट्रेंच है अब ऑलमोस्ट भरने वाली है, और अब हमें ज़रूरत है कि हम एक नई ट्रेंच की खुदाई करें, नहीं तो बहुत जल्द उसमें से गंदी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब गांधी जी चंपारण में होते हुए भी अपने आश्रम का परिचालन ठीक ढंग से किया करते थे। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि चंपारण के इंसिडेंट ने महात्मा गांधी की लाइफ को चेंज करके रख दी, क्योंकि वो चंपारण में लगभग 1 वर्ष रह चुके थे और उन्होंने वहाँ पे लोगों की स्ट्रगल्स, लोगों के ऊपर जो हो रहे अत्याचार थे उनको उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उनको एक्सपीरियंस किया, और उन्होंने देखा कि हम भारतीय लोगों की क्या हालत हो रखी है, कितनी बुरी हालत में है हम लोग। और गांधी जी ये सब देखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद डिसीजन लेते हैं कि वो इन अंग्रेजों को भारत से भगा के ही दम लेंगे और लोगों की ये जो समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे। महात्मा गांधी चंपारण के मसले पे कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी चंपारण के लिए किया वो एक नॉर्मल सी चीज थी। उन्होंने तो बस अंग्रेजों को ये बताया कि हमारे ही देश में हम पे वो हुक्म नहीं चला सकते, एंड दैट्स इट। उन्होंने बस ये काम किया। और फिर इसके बाद फिर गांधी जी ये भी कहते हैं कि चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ उसमें उनका लॉ ब्रेक करने का कोई इंटेंशन नहीं था। वो लॉ ब्रेक नहीं करना चाहते थे, पर उन हजारों गरीब किसानों के मन से अंग्रेजों का डर भगाने के लिए उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। दैट्स वाई उन्हें ये सब करना पड़ा। उनकी जो पॉलिटिक्स थी, उनके जो पॉलिटिकल काम थे वो पूरी तरीके से हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई थी। जो कि वहाँ के लोग फेस करते थे प्रॉब्लम्स, उनसे उनके पॉलिटिक्स जुड़ी हुई थी। वो महज किसी आइडियोलॉजी पे फोकस नहीं करते थे, बल्कि प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करते थे किसी भी प्रॉब्लम को। वो चाहते थे कि इंडियंस अपने पैरों पे खड़े हों और ब्रिटिशर्स के रूल से आज़ाद हो जाएं। फिर एक चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू नाम के इंग्लिशमैन थे। वो ये जो सारा चंपारण का इंसिडेंट था उसको वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, और वो इस पूरे इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि वो महात्मा गांधी जी के पास आते हैं और उन्हें अपने हेल्प देने के लिए कहते हैं। मतलब कि वो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी उनसे हेल्प लें। वो हेल्प करने के लिए आते हैं महात्मा गांधी जी की, और उनके सामने हेल्प देने के लिए प्रपोजल रखते हैं। लेकिन गांधी जी उन्हें मना कर देते हैं, क्योंकि वो एक इंग्लिशमैन होते हैं और महात्मा गांधी जी ये नहीं चाहते कि एक अंग्रेज को हराने के लिए, उन बहुत सारे अंग्रेजों को हराने के लिए एक अंग्रेज की हेल्प ली जाए।
इतनी बड़ी लड़ाई में अगर हमें चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू को अपने साथ हमने ले लिया तो हमारी वीकनेस उन अंग्रेज़ों के सामने शो हो गई। ये सब वो अपने जो लॉयर्स होते हैं, अपने जो साथी होते हैं, उनको समझाते हैं कि वो क्यों उस चार्ल्स फ्रियर को मना कर रहे हैं। अगर हम सच के लिए लड़ रहे हैं तो हमें अपने दम पे लड़ना चाहिए। इस लड़ाई को हमें अपने दम पे जीतना चाहिए। हमें मिस्टर चार्ल्स को एक प्रोप की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी जी चाहते हैं कि हम सेल्फ रिलायंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें और इस आज़ादी की लड़ाई को खुद लड़े और जीते। तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड आई होप आपको ये कहानी समझ आई होगी, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं सो दैट आप आगे आने वाले और भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को मिस न कर जाएं। आपको इस चैनल पे तमाम जितने भी फ्लेमिंगो के चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। इंग्लिश की बुक के सारे चैप्टर्स सिंपल लैंग्वेज में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के टिप्स मिलेंगे। सो जल्द से जल्द आप इस चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।